नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर किरदार जिंदगी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। किरदार जिंदगी के 190 एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूं। दरअसल पिछली बार हम रेणु शर्मा जी को आमंत्रित जब हमने किया था अपने इस मंच पर, उनसे बातचीत नहीं हो पाई थी और मैंने वादा किया था कि अगले हफ्ते उनसे बातचीत हम जरूर करेंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे। उसी वादे के साथ मैं वैभव भी आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत स्वागत करती हूँ। हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने आज आए हैं जिन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई। और जब पिछली बार मैंने कार्यक्रम शुरू किया था तो मैंने अपना पसंदीदा दोहा, जो कि मेरी पहचान है, उस दोहे से कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि अपने ही दम पर चली बेशक गई न दूर, कहाँ सहारा मांगना मुझे रहा मंजूर। तो रेणु शर्मा जी का परिचय भी कुछ इसी तरह का है और अपने दम पर उन्होंने अपनी जो अचीवमेंट है वो पाई है और अपने दम पर उन्होंने हासिल किया है सब कुछ, और बहुत कुछ समाज के लिए वो करना चाहती हैं। आप अध्यक्ष हैं वशिष्ठ धाम सेवा ट्रस्ट की और लखनऊ में पैदा हुई, लखनऊ में पली बड़ी हुई, पढ़ाई भी लखनऊ में करी है आपने, और भी बहुत कुछ आप समाज के लिए कर रही हैं, महिलाओं के लिए कर रही हैं, बच्चों के लिए कर रही हैं। और एक खास बात आपके बारे में ये है कि आप एक रिहैब सेंटर खोलना चाहती हैं, ये आपकी दिली इच्छा है। तो मैं बिना किसी विलंब के, क्योंकि पिछली बार हम ठीक से रेणु जी से बात नहीं कर पाए थे और तमाम दर्शकों से भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, रेणु जी से भी, क्योंकि रेणु जी हम भी प्रतीक्षा करते हैं और जो हमारे मेहमान होते हैं वो भी हमारी प्रतीक्षा करते हैं, कार्यक्रम की प्रतीक्षा करते हैं। तो हम पूरी टीम की ओर से बहुत माफी चाहते हैं कि हम पिछले हफ्ते कार्यक्रम नहीं सही तरीके से कर पाए थे। तो इस बार सारी कसर पूरी होगी। आइए रेणु जी से हम बातचीत करते हैं, रेणु जी का अभिनंदन करते हैं, पूरी टीम की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में, और पिछली बार के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जी नमस्कार सभी को, मेरा शुभ संध्या। मेरा नाम रेणु शर्मा है, जैसा कि मैम ने बताया, और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी की एल्यूमनी हूँ और वहाँ पर पढ़ी लिखी और बड़ी हुई। साथ में माउंट कार्मल में भी गई, जो 10th तक की स्कूलिंग मेरी वहीं की हुई, और शादी बहुत जल्दी हो गई। मेरे परिवार में 4 लोग हैं। मेरे पति मिस्टर आशु शर्मा, जो कि अब रिटायर्ड है इमेज इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड से, अभी भी कंसल्टेंसी देते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर। मेरा बेटा, जो कि बीटेक करके उसने एमएस किया और आज वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। देन मेरी बेटी, जो कि बीए इन साइकोलॉजी है और वो कुछ काउंसलिंग का काम करती है। इस तरह से मेरा परिवार है। और बताइए वैभवी जी, क्या जानना चाहेंगी मेरे बारे में? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने बारे में बताने के लिए। लेकिन जब भी हम कार्यक्रम शुरू करते हैं, देखिए कई बार क्या होता है रेणु जी, अगर हम किसी किताब को भी छपवाते हैं, अपनी खुद की कृति जो होती है, उसमें भी हमारी उपलब्धियों का परिचय होता है, हमारी पारिवारिक परिचय नहीं होता। इसीलिए हम जब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम चाहते हैं कि परिवार का परिचय होना जरूरी है। हमारे दर्शकों को आप अपने परिवार के बारे में जरूर बताएं, अपने माता पिता, भाई बहन, क्योंकि लखनऊ नवाबों का शहर है, लखनऊ तहजीब का शहर है, लखनऊ बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी के खाने मिलते हैं वहाँ पे, तो अच्छा खाना खजाना है वहाँ पर। तो मैं चाहूंगी कि आप उस शहर के बारे में भी कुछ हम बात करेंगे बीच में, क्योंकि वो मेरा बहुत पसंदीदा शहर है, मुझे बहुत पसंद है लखनऊ, और हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार के बारे में हमें बताएं, वहां से हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। जी, लखनऊ एक नवाबों का शहर है। चौक, जहाँ पर हमारा थोक का माल बनता है, चिकन का, छंगामल की शॉप हमारी पेट है, हम हमेशा वहां पे जाते हैं। वहां पे एक अंकल जी हैं जो कि निकाल के बढ़िया बढ़िया लखनवी सूट हमें दिखाते हैं। कभी हम कपड़ा लाते हैं और कपड़े सिलवाते हैं, वगैरह वगैरह। छोटा इमाम बड़ा इमाम बाड़ा देखने लायक चीजें हैं। वो भूल भुलैया कहते हैं उसे, किस रास्ते गए और किस रास्ते आए पता ही नहीं चलता। चौक में ही एक दुकान है कॉर्नर पे, छोले भटूरे बहुत बढ़िया मिलते हैं।
साथ में मीठी वाली लस्सी मलाई मार के, मतलब आप बिल्कुल मुग्ध हो जाएंगे। उसको खा के आपका पेट ऐसा भर जाएगा, और इट्स रियली टेस्टी वन। तो इसके अलावा जो है लखनऊ में वहां पर रिक्शे वालों को भी कहा जाता है आप कह के, आप हजरतगंज जाएंगे, आप यहाँ पे चलेंगे, वहां पर छोटे से छोटे आदमी को, चाहे वो 4th क्लास का है, उसको हम आप करके ही बुलाते हैं, और वो भी हमें आप करके ही बुलाएगा। खाइएगा, जाइएगा, नहाइएगा, ये वाला टोन वहां पे चलता है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि जब मेरी नई नई शादी हुई, लखनऊ से मैं दिल्ली आई, तो मैं लोगों को देखती रहती थी कि क्या हो रहा है, ये भाई ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं। मुझे ऐसी उनकी भाषा लगती थी हरियाणवी वाली, कि वो लोग बात कम कर रहे हैं और झगड़ा ज्यादा कर रहे हैं। बट अब धीरे धीरे आदत पड़ गई, अब तो हम दिल्ली वाले हो गए। दैट्स इट। और इसके बाद मैं अपना परिचय देना चाहूंगी कि शादी मेरी जब दिल्ली में हुई, उसके बाद मैंने जॉब की। 14 साल मैंने जॉब करी है लवली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। साइंस टीचर रही मैं, साइंस पढ़ाई। और 2017 में मैंने स्टार्ट किया एनजीओ वशिष्ठ धाम सेवा ट्रस्ट, जिसकी मैं अध्यक्षा हूँ। मेरा मन कहीं ये कहता था कि अपने लिए तो हमने बहुत कर लिया, अब कुछ समाज के लिए भी करना है, और उतर पड़ी इस मैदान में। और कोई मुझे रास्ता नहीं दिखाता, मेरा रात भर में जो सोचती हूँ सुबह उसे करने में लग जाती हूँ। कुछ भगवान जरूर मेहरबान है मेरे ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो मुझे साथ दे जाता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो ये है, मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ, उत्कृष्ट शिक्षक रत्न सम्मान भी करती हूँ। और जो महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं, उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेशन की जरूरत होती है, चाहे वो कुत्तों को पाल रही हैं गली के, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं, चाहे वो उद्यमी महिलाएं हैं। तो मैं उन सबको नोटिफाई करती हूँ, और साल में एक दिन अतुल्य भारतीय नारी सम्मान समारोह ऑर्गेनाइज करती हूँ, और उसके अंदर मैं उन्हें सम्मानित करती हूँ। इसी तरह से मैं बच्चों को कभी पीछे नहीं छोड़ती, उनको भी जो अबव 85% वाले मार्क्स वाले बच्चे होते हैं, जो 10th में और 12th में लाते हैं अबव 85% मार्क्स, पूरी दिल्ली के बच्चों को आमंत्रित करती हूँ और उनके परिवार के साथ उन्हें सम्मानित करती हूँ। तो ये मेरा पिछले साल का प्रोग्राम रहा। 3.5 साल पुरानी मेरी संस्था हो चुकी है और लगातार हम कार्यरत हैं। इसके अलावा हम स्कूलों में विद्यांजलि के साथ जुड़े हुए हैं। विद्यांजलि में हम जा के टाइम टू टाइम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, डी एडिक्शन के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। इसके अलावा जो है हमारा सेल्फ डिफेंस है, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज में कराती हूँ। इस तरह से तरह तरह की एक्टिविटीज में कराती रहती हूँ। और मैंने एक बुक भी लिखी है जो अगले साल भी लिखूंगी, बच्चों के मन की बात। उसको मैंने कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज किया कि 12 से 15 स्कूलों में स्टोरी राइटिंग कराई, और स्टोरी राइटिंग के बाद मुझे कोई 800-900 स्टोरीज एंड पोएम्स आ गई, और उनकी छटाई की गई। काफी बड़े बड़े महारथी मेरे साथ हैं जिन्होंने वो मेरे साथ लगे, उसको फिर हमने ऑर्गेनाइज किया, और उस किताब के अंदर हमने सारे बच्चों की डाली वो पोएम्स एंड स्टोरीज, और नाम रखा बच्चों के मन की बात। तो उसमें प्रिंसिपल्स भी बहुत खुश हो गई, क्योंकि उनकी भी फोटोज आई जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। हमारी नोडल ऑफिसर SCERT की, शी वॉज वेरी हैप्पी, मनीषा तनेजा। और इस तरह से करके धीरे धीरे सीखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद लगातार बना हुआ है। ओवर टू यू वैभवी जी। जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बारे में सुनकर। और वशिष्ठ धाम के बारे में हमारे दर्शक जरूर अच्छी तरीके से जानना चाहेंगे कि वशिष्ठ धाम में किस प्रकार आपने काम किया है। और समाज की सेवा करना, देखिए, एक महिला के लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि महिला घर भी संभालती है, बच्चे को भी देखती है, पति को भी देखती है। सब कुछ करते हुए अगर किसी संस्था की संस्थापिका है या अध्यक्ष है, तो ये बहुत आसान नहीं है रास्ता, बहुत मुश्किल रास्ता है। तो इसको कैसे आपने आसान बनाया और इतनी बड़ी पहचान आपने बनाई है, अपने दम पर आप चली हैं, हमारे दर्शकों को बताएं इसके बारे में। जी, वशिष्ठ धाम सेवा ट्रस्ट 22 नवंबर 2022 11 नवंबर 2022 में स्टार्ट हुआ।
और इसके पास सभी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, 12A है, ATG है, CSR1 है। और इसको स्टार्ट करने में शुरू में मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, जो मुझे ठीक लगते थे और वेरीफाइड लगते थे, क्योंकि इसमें बाहर के पब्लिक के लोग लेने थे, तो मैंने सबको डालना शुरू कर दिया और 7 से 8 लोगों की एक टीम बनाई, जिसमें से एक जो हमारे ट्रस्टी हैं सुभाष चंद्र आनंद, वो अब न्यूयॉर्क चले गए हैं अपने बेटे के पास। शुरू में वही ट्रेजरर थे। इसके बाद मुकेश शर्मा जो कि CBSE से रिटायर्ड हैं। इसके अलावा हमारे सुरेंद्र कुमार बिजरॉय जो कि क्लास 1 ऑफिसर रिटायर्ड हैं DJ सेंडी से, वो भी हमारे साथ हैं। वो लखनऊ में है, चिन्हट में है। और इस तरह से, और अशोक शर्मा जो कि क्लास 1 ऑफिसर रिटायर्ड हैं हरियाणा भवन से, जो कि एडिशनल डायरेक्टर थे पहले, और वो हमें टाइम टाइम पे लगातार हमें हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। इसके अलावा अभी नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, छोटे छोटे मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। कुछ हमारे फाइनेंसर्स भी हमें बहुत हेल्प करते हैं। जब हमारा बड़ा प्रोग्राम होना होता है तो वो फाइनेंसर्स अपना सपोर्ट पूरी तरह से देते हैं, और उसमें हमें घबराहट नहीं होती। शुरू में मुझे होता था मैं कैसे ये प्रोग्राम करूंगी, आज मैं कितना भी बड़ा प्रोग्राम करूं, मेरे साथ आके मेरे पिलर्स खड़े हो जाते हैं और अपना कार्यभार संभाल लेते हैं, और बहुत अच्छी तरह से वो प्रोग्राम हो पाता है। मैं घबराती नहीं हूँ किसी भी प्रोग्राम को करने से। जहां तक बात रही घर की, तो नारी एक ऐसी उसके अंदर ताकत होती है, शक्ति होती है कि वो चाहे तो सब कुछ मैनेज कर सकती है। तो आई ऑल्सो ट्राई माई लेवल बेस्ट कि घर में अगर मुझे जाना है तो मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ सुबह कुछ, ताकि अगर मैं देर से भी आऊँ तो कम से कम खाना बना मिल जाए। और टाइम टू टाइम जो भी मैं एक्टिविटीज को मेंटेन करती हूँ। और मेरे पति बहुत अच्छे हैं, वो कभी मुझे ये ऑब्जेक्शन नहीं करते कि तुम कहाँ जा रही हो। हाँ, ये जरूर है कि अगर रात के 7 बज गए, 8 बज गए, तो वो उनके फोन लगातार आने शुरू हो जाते हैं कि वेयर आर यू, बट वो सपोर्ट करते हैं मुझे हर तरह से कि मैं आगे बढ़ूं, और वो भी ये समझते हैं कि ये एक अच्छा काम कर रही हैं। दैट्स इट। ओवर टू यू मैम। बिल्कुल सही कहा आपने। सहयोग बहुत जरूरी है, खासकर जब कोई महिला शादीशुदा है रेनू जी, तो शादीशुदा महिला के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उनके पति का सहयोग मिलना। अगर मान लीजिए कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ कर पा रही हूँ, तो 100% मेरे पति की बदौलत। तो हर मेरे बगल में महिला बैठे हैं, इस एक्टिविटी को कराने के लिए स्पेशल मुझे लेके आए हैं कालका जी, एंड ही इज नॉट वेल। इनके रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा चोट लग गई थी, कोचीन गए थे जब ये, बट इवन दो कि मैंने कहा मेरा इंटरव्यू है तो चलो तैयार होके मुझे लेके आए। ही ट्राइज हिज लेवल बेस्ट टू मेंटेन द रेपो ऑल्सो, एंड जो भी जरूरत होती है ही डज इट। यस जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर को बहुत सारी शुभकामनाएं, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुंची हैं। और वाकई देखिए रेनू जी, जिस तरह से आप काम करती हैं, जिस तरह से आप मेहनत करती हैं, वो मेहनत दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने बहुत सारे कार्यक्रम किए जिसमें महिलाओं को बहुत प्रोत्साहित किया आपने। और तमाम दर्शकों को मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि रेनू जी एक खास काम और करती हैं, मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करती हैं उनके माता पिता के साथ। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और रेनू जी ने मुझे बताया था कि 10वीं और 12वीं की कक्षा के जो बच्चे होते हैं, जो 85% से अबव मार्क्स लेकर आते हैं, उनको आप प्रोत्साहित करती हैं, उनको सम्मानित करती हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी पहल है। बच्चों के अंदर आत्मविश्वास आता है इससे, और बच्चों को भी लगता है कि नहीं, हम भी कुछ समाज में अच्छा कर रहे हैं। मम्मी पापा का तो नाम रोशन कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए एक उम्मीद है ना? जी। और मैं इसमें बताना चाहूंगी, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे क्षेत्र के जो MLA हैं, करतार जी हैं, वो बहुत खुश होते हैं इस प्रोग्राम में। वो बिल्कुल सहर्ष आकर के टाइम से आते हैं और बच्चों को स्वयं एक एक से बात करते हैं और पुरस्कृत करते हैं। तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं इस राह पे अकेली चल पड़ी हूँ। सब मेरे पिलर्स मेरे साथ आकर के खड़े हो जाते हैं और हेल्प करते हैं। दे ऑल आर हैप्पी कि ये प्रोग्राम होगा। हमारे बड़े भी, हमारे राजनीति क्षेत्र के लोग भी, हमारे सोशल एक्टिविस्ट भी, हम सबको लेके साथ में चलते हैं। ओवर टू यू मैम। जी
बहुत अच्छी बात है रेणु जी कि आप इस तरह का एक प्रोत्साहन कार्यक्रम करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए भी, बच्चों के माता-पिता के लिए भी, समाज के लिए भी कि हम कुछ नया करने की एक कोशिश करते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है आपने महिलाओं के लिए भी बहुत कार्य किए हैं, तो हमारे जी दर्शकों को ज़रूर आप बताएँ उसके बारे में। लेकिन मैं आप सबसे जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, माफ़ कीजिएगा मैं अभी देख नहीं पा रही हूँ, किसी का नाम मुझे नहीं दिख रहा। क्योंकि मेरे लैपटॉप में कुछ कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं मोबाइल से जुड़ी हुई हूँ और मैं किसी का भी नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ। बस मैंने आदरणीय तनेजा मैम को देखा था, तो मैं उनका अभिवादन करती हूँ और शायद गौतम सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। तो आप मुझे रेणु जी बताएँ अपने महिलाओं के लिए जो इतने कार्य किए जी हैं और क्या-क्या कार्य किया है, वो भी हमारे दर्शकों को आप बताएँ? जी महिलाओं के लिए मैं सबसे पहले तो डी एडिक्शन प्रोग्राम चलाती हूँ। जो यंग लड़कियां हैं आजकल की 11th-12th के लिए डी एडिक्शन प्रोग्राम्स इन स्कूल्स विद द हेल्प ऑफ शांति रतन फाउंडेशन, वो आके रोल प्ले करते हैं। दूसरी बात है, हमने एक स्किल सेंटर खोला है चिराग दिल्ली में। चिराग दिल्ली में एक टेलर की 3 लड़कियां हैं, पूजा, पल्लवी और एक और। तो पल्लवी को मैंने मैनेजर बनाया है और वो एक स्किल सेंटर खोल के दिया है जहाँ पे हाथ से बने हुए क्रोशिये के चाबी के छल्ले, पाउचेस, क्विल्ट और तरह तरह की चीजें बना के तैयार की जाती हैं जो मार्केट में उतरती हैं, धीरे धीरे वो सेल होती हैं। और उससे वहाँ पे 5 बच्चे सीखने भी आते हैं। अब उनके 3 महीने पूरे हो जाएंगे, नेक्स्ट बैच शुरू हो जाएगा। इस तरह से सीखा भी जा रहा है, काम भी किया जा रहा है और कुछ नई चीजें सीख के बनाई भी जा रही हैं। तो ये काम हम शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। और मेरा बहुत मन है एक दिव्यांग स्कूल भी खोलने का। अगर कोई मेरे साथ आके जुड़ जाए और मुझे कहे ये जगह है मैडम आप खोल लीजिए, तो मैं बिल्कुल उसको तन मन धन से शुरू हो जाऊंगी करने के लिए। और महिलाओं के लिए इसके अलावा टाइम टू टाइम हम मोटिवेशन देते रहते हैं। अभी हमारा टाई अप डाबर के साथ हुआ, तो मेरे पास जो भी सामग्री महिलाओं की आई, जैसे तेल, शैम्पू, सोप, तो मैंने टाइम टू टाइम जा जाके महिलाओं को बुला के उन सबको हम देते रहते हैं ताकि वो खुश हो, उनके यूज में आए। और हम कभी भी ये नहीं चाहते कि कोई भी महिला पीछे रहे। अगर अभी मेरे पास कई सारे ऐसे फोन भी आते हैं, जैसे अभी एक अनुभूति नाम की लड़की थी, उसका फोन आया था, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था उसके साथ। तो मुझसे शेयर करती हैं मैडम कैसे करें, क्या करें, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, उसमें भी मैं हेल्प करती हूँ। ऐसे ही एक और थी, रश्मि चौधरी उसका नाम था, रश्मि यादव था उसका नाम। तो उसके हस्बैंड की पहले से ही शादी हुई हुई थी और उसने दूसरी बार शादी हो गई उसकी, उससे बच्चा भी हो गया। बाद में उसको बार बार घर से निकाल रहे थे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं मेरे पास, जो मैं टाइम टू टाइम शेयर करती हूँ और उन्हें समझाती हूँ कि किसी भी तरह एक कोने लग जाओ, इस लीगल लड़ाई में कुछ नहीं मिलेगा। और अपने अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनो। सेल्फ डिपेंडेंट बनना आज के, मैं तो एक बीच में चलाया था कि बीए एमए का करो बहिष्कार, बीए एमए का करो बहिष्कार, शुरू करो स्वयं का रोजगार, विद द हेल्प ऑफ एमएसएमई का लेके करके प्रयोग आप करें अपना व्यापार, शुरुआत व्यापार की करें शुरुआत। तो मेरा मतलब ये है कि आज मैं संदेश देना चाहती हूँ, जो माँ बाप घर में बैठा के लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते, कहते 12th के बाद बीए कर लो, इग्नू से कर लो, फिर एमए कर लो, फिर डबल एमए, कुछ नहीं होगा उसका। अगर आपने छोटा एक काम सोप बनाना सीख लिया, तो अपनी सोप बना के किसी भी समय पे कैसी भी समय आ जाए, आप अपना पेट पाल पाएंगे, अपने परिवार का भी पेट पाल पाएंगे। छोटा मोटा हाथ का काम सीख लो, चाहे वो जैम जेली सॉसेस बनाना सीख लो, चाहे वो क्रोशिया का काम सीख लो, कुछ भी स्टार्ट कर दो। मतलब अगर आपने एक काम सीख लिया है तो किसी भी समय उससे आप अपना पेट पाल सकती हैं, अपने परिवार का पेट पाल सकती हैं। खाली बीए एमए व्हाइट कॉलर जॉब को त्याग दो। अगर हर जना व्हाइट कलर जॉब के पीछे भागेगा तो हिंदुस्तान हमारा पिछड़ जाएगा। अगर आगे बढ़ना है तो 12th के बाद 10th के बाद सोचना शुरू कर दो, कौन सा काम करना है मुझे, क्या चीज मेरे हाथ में आनी चाहिए, ऐसा बढ़िया हुनर सीख लूं मैं कि जो मुझे आए और मैं करके दिखाऊं वो काम।
और उससे आराम से मैं अर्न भी कर सकूं। तो ये है। ओवर टू यू मैम। बिल्कुल, बिल्कुल रेणु जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही। तो समाज के लिए और जो माता-पिता हैं उनके लिए भी एक अगर संदेश की बात अगर हम करें, क्योंकि माँ-बाप भी हमेशा प्रेशर करते हैं बच्चों को कि जैसे व्हाइट कॉलर जॉब की बात आपने कही, तो हर कोई माँ-बाप का एक सपना है आजकल के समय में कि बच्चा अच्छी जॉब में जाए, आईएएस बने, आईपीएस बने, है ना? लेकिन एंटरप्रेन्योर नहीं चाहते माँ-बाप कि बच्चे बने। तो इसके पीछे भी चूँकि हमने अभी हमारा एक कार्यक्रम परिचर्चा भी होता है, जिसमें हमने जी, कि किस तरह आपकी आवाज चल। यस मैम। हेलो, हेलो। जी, आवाज़ आ रही है आपकी, आवाज़ आ रही है। हाँ हाँ, ठीक है जी, बताइए। तो यस मैम। जी मैं यही कह रही थी कि आप अगर संदेश की बात हम करें तो आप ज़रूर एक संदेश दें हमारे माता-पिता के लिए भी, कि माता-पिता किस तरह से अपने बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे लेकर जाएँ। जी, यही रेणु जी। मैं बिल्कुल मैं ये संदेश देना चाहती हूँ आजकल के माता पिता को कि बच्चे को बहुत ज्यादा पढ़ाई करा के आप कुछ नहीं पा सकेंगे। आप खुद देखिए आपके चारों तरफ कितने बीए एमए बच्चियां बैठी हुई हैं। अगर सभी एमबीए करके बैठ जाएंगी तो कुछ नहीं हो सकता। उसके बदले उन्हें बताइए कि कैसा छोटा क्रच खोल लो, आंगनबाड़ी खोल लो, कुछ भी ऐसा काम कर लो जिससे कि तुम अर्न कर सकती हो और अच्छा अर्न कर सकती हो। लेकिन हमेशा अगर आप भागेंगे, किसके पीछे भागेंगे कि नहीं जी नहीं, क्लास 1 ऑफिसर जॉब, नहीं जी नहीं, गवर्नमेंट जॉब, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आजकल अगर काम वाली महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जिन्होंने थोड़ा काम सीख रखा है या अपना बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, उनको चुटकियों में ब्याह के ले जाते हैं। और जिन्होंने बीएमए कर रखा है उन्हें पता है वो लेके नहीं जाते ब्याह के। उन्हें पता है कि ये इनको चाहिए तो सब कुछ और इन्होंने अर्न कुछ करना नहीं है। तो खर्चे आजकल बहुत बढ़ गए हैं। तो हमेशा इंडिपेंडेंट बनाइए बच्चे को। छोटा मोटा एक कोर्स ऐसा कराइए जिससे समय, मेरी माँ कहती थी कि जब जो पढ़ाई जो है, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कभी भी खोती नहीं है, व्यर्थ नहीं होती है। जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब ये सामने आ जाएगी। ऐसे ही सीखा हुआ काम आपका कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपने स्टिचिंग सीख ली है बढ़िया करके, या बुनाई सीख ली है, आजकल बुनाई में भी बहुत सारी चीजें बन रही हैं नई 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 नई, या कढ़ाई सीख ली है, तो आपका ये हुनर यूज हो जाएगा। और अब किसी भी समय आपको हमेशा ऐसे रखना है हाथ अपना, पैसा देने वाला बनना है, देना लेने वाला नहीं बनना। अपने पति के आगे भी हमेशा आपको हाथ नहीं फैलाना है। तो ये है। ओवर टू यू मैम। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, और ये बहुत ज़रूरी भी है रेणु जी कि हम अपनी बच्चियों को खासकर इस लायक बनाएं कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो। और आगे चल के देखिए, अगर एक महिला शिक्षित होती है, एक लड़की शिक्षित होती है, तो समझिए कि पूरा समाज शिक्षित हो रहा है, सिर्फ परिवार नहीं, जी, समाज शिक्षित हो जी, रहा है। और अगर मुख्य धारा से बेटियां जुड़ जाएंगी तो आर्थिक रूप से न सिर्फ खुद को मजबूत करेंगी बल्कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसे भी मजबूत करेंगी। तो बहुत अच्छी बात आपने कही है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और रेणु जी, आपने बताया था कि आप एक रिहैब सेंटर खोलना चाहती हैं दिल्ली में। तो जी। ऐसी सोच आपकी क्यों है और क्यों आपको लगता है कि रिहैब सेंटर की ज़रूरत दिल्ली को है? रिहैब सेंटर, जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं उन्हें पता नहीं चलता कि कब कोई आके छोटी सी पुड़िया उसको दे गया और उस पुड़िया को लेने के बाद उसका क्या हर्ष होगा, क्या उसका रिजल्ट निकलेगा, और धीरे धीरे उस पुड़िया की लत लग जाती है। और रिहैबिलिटेशन सेंटर आज के जमाने में मस्ट है। और टाइम टू टाइम डी एडिक्शन या इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, टोबैको एंड सब्सटेंस अब्यूज स्कूलों में लगातार होने चाहिए। उनकी कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे सेक्स एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, ऐसे ही ये भी बहुत जरूरी है। और रिहैबिलिटेशन सेंटर से हम
कम से कम जो लड़कियां जिन्हें पता ही नहीं चल रहा कि उन्हें हो क्या गया है, उनके माँ बाप को ये पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या गया है, अगर हमारे जगह जगह काउंसलिंग स्टेशन खुलेंगे, बीच जी की रेणु उम्र जी, की हम आपको सुन पा रहे, बोलिए। हाँ 35 साल 40 साल की उम्र की लेडीज आगे आए और काउंसलिंग सेंटर्स खोलें, काउंसलिंग करें टाइम टू टाइम, यस और नो। और काउंसलिंग करने से ही वो आगे बढ़ पाएंगे और मतलब उनकी प्रॉब्लम सामने आएंगी और वो कुछ ठीक हो पाएंगे। तो इस तरह से ये मैं भी चाहती हूँ कि एक रिहैबिलिटेशन सेंटर स्टार्ट करूं ओनली फॉर फीमेल्स बेसिकली। ये है मेरा, दैट्स इट, ओवर टू यू मैम। तो रेणु जी, आपको लगता है कि आजकल का जो समय है और जितने भी स्कूल को तो खैर मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जितने कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर, वहां पर इस तरह की जिस पुड़िया की आप बात कर रही हैं, तो क्या ये आम बात है? जी, बड़े बड़े जितने स्कूल्स होते हैं, जैसे रायन है, डीपीएस है, डीएवी है, इन जगहों पे कार वाले, अच्छे मर्सिडीज वाले बच्चे आते हैं और यहाँ पर काबू कर लिया जाता है उनको। वहीं उन्हीं जगहों पे ये एजेंट्स घूमते हैं, उन्हीं जगहों पे ये दुकानों पे मिलती हैं, पता भी नहीं चलता कि आप खाने गए हैं आइसक्रीम, साथ में पुड़िया भी दी जा रही है, खान पीने गए हैं जूस, साथ में पुड़िया भी दी जा रही है। तो इन जगहों पे आप पुलिस क्यों नहीं कर रही है, देख क्यों नहीं रही है, या देख के अनसुना क्यों कर रही है, ये मैं नहीं कह सकती, परंतु ऐसा सब कुछ होता है और बच्चे तभी इसमें पढ़ते हैं। और कॉलेज की तो बहुत दूर की बात है, स्कूलिंग में ही पढ़ जाते हैं और बच्चे पिछड़ते चले जाते हैं और कई कई बच्चे अपनी जगह ले ही नहीं पाते जो उन्हें चाहिए होती है। स्पेशली अब मैं समाज की बात करूंगी तो हमारा हिंदू समाज जिसमें ज्यादा ट्रैप होता है रादर देन अदर अदर कास्ट पीपल। मैं ये ऐसा मेरा सोचना है, हो सकता है मैं गलत हूं, बट लेकिन आप भी अपने ऑब्जर्वेशंस देखें, समझें, तो आप भी कुछ निकाल पाएंगी। बट लेकिन हमें सिर्फ बात नहीं करनी, इसके ऊपर काम करना है, रादर देन टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, वर्क ऑन इट, और इसका कुछ सोल्यूशन निकालना है, सब औरतों को मिल के निकालना है। तो ये है, ओवर टू यू मैम। बहुत अच्छी बात आपने कही है रेणु जी, और सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। और करने के लिए आप जैसे लोग हैं जो अपने जज्बे के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने सारे पूरा जो एक आत्मविश्वास होता है या पूरी जो लगन और एक जो निष्ठा है, उस निष्ठा के साथ आप सब लगते हैं, तब जाके समाज का एक सुंदर दृश्य हमको देखने को मिलता है। और रेणु जी जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं अच्छे, जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। शायद इसीलिए ये दुनिया अभी तक कायम है, और कहते हैं ना कि उम्मीद से दुनिया कायम रहती है, और अच्छे लोगों की वजह से ये दुनिया, ये सृष्टि चल रही है। उनमें से एक रेणु जी आप भी हैं। तो हम बहुत सारी आपको शुभकामनाएं भी देते हैं कि आपका जो भी सपना है जरूर पूरा हो। रेणु जी, हर हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि आप अगले 5 साल या 10 साल में या जीवन के एक पड़ाव आने के बाद एक लेवल पे अपने आप को देखना चाहते हैं। तो आपका क्या सपना है? आप हमारे दर्शकों से साझा करें। जी, मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरा एक रिहैबिलिटेशन सेंटर अच्छे एरिया में बन चुका है। कम से कम मैं 100 से 150 लड़कियों को वहां पर ठीक कर रही हूँ, टाइम टू टाइम उनकी काउंसलिंग कर रही हूँ। और एक दिव्यांग सेंटर भी, दिव्यांग स्कूल भी बन चुका है, जहाँ पे ज्यादा बच्चे तो नहीं है, पर हाँ इतने जरूर है कि 100 भर बच्चे हो गए हैं और उन सबको सही शिक्षा दीक्षा मिल रही है, उनकी केयर की जा रही है और वो आगे बढ़ रहे हैं। यही मेरी इच्छा है, अभिलाषा है। और इसी तरह से मेरे पास सामान लगातार कंपनीज भेजती रहे और मैं बच्चों को जा जा के न्यूट्रिशन का सामान, चीजें बढ़िया बांटती रहूं, और बच्चे को लेके पोषण की कमी ना होने पाए उनके अंदर। लगातार स्वच्छता अभियान मेरा चलता रहे, कोई डिफरेंट डिफरेंट स्पॉन्सर्स मुझे हेल्प करें, जिससे कि मैं जो कूड़े का सेग्रीगेशन का काम है ये भी मैं करती हूँ, गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग, उसमें भी अगर कोई स्पॉन्सर मुझे हेल्प करे तो मैं भी उसे देखना चाहती हूँ कि मेरे पूरे दिल्ली के स्कूलों में गीला कूड़ा अलग हो गया और सूखा कूड़ा अलग हो गया, विद द हेल्प ऑफ वशिष्ठ धाम सेवा ट्रस्ट। थैंक यू मैम। बहुत
बहुत बढ़िया। रेणु जी, आपने कई स्कूलों में भी ये शुरू किया है आपने इस तरह से? जी जी जी, इसे हम जी कहते हैं हमारे बायो कंपोस्ट कलेक्टर। जी जी जी, तो हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। हमारे सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारे जी साथ डॉक्टर तनेजा जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जी और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत करती हूँ, सभी का अभिनंदन है। प्रदीप जी गौतम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जी। रेणु जी, कौन कौन से स्कूल में अभी आपने दिया है और क्या इसके बारे में क्या योजनाएं आपके साथ चल रही हैं, वो हमारे दर्शकों को आप बताएं। बायो कंपोस्ट कलेक्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मैंने बनाया है जो एक पुराने ड्रम से बनता है, बड़ा ड्रम जो करीब 5 फीट की हाइट का होता है, उसको डिजाइन करके मैंने बनाया है। तो घर वहां पे जो स्कूल होते हैं, उन स्कूलों में पत्तियां बहुत झड़ती हैं और वो पत्तियां बहुत अच्छी होती हैं, ह्यूमस क्रिएट कर सकती हैं। तो वो जो है उसके अंदर आधा ढक्कन खुला रहता है और आधा ढक्कन बंद, और उसके अंदर वो पत्तियां डालते जाते हैं, हल्का फुल्का पानी भी डाल देते हैं और उनमें छेद रहते हैं ताकि जो गैस बने वो निकल जाए। तो 1.5 महीने के अंदर उन्हीं पत्तियों से खाद बन जाती है जिसे ह्यूमस कहते हैं, और वो अपने पौधों में डाल सकते हैं। तो हमारी वेस्ट भी नहीं, एक तो वेस्ट कम हो गया, जो भी फलों के छिलके हैं, कोई भी चीज है, वो डस्टबिन में ना डाल के वहां डाली गई। और दूसरी बात जो है, हमारे को ह्यूमस मिल गई, हमें फर्टाइल सॉइल मिल गई। एक पंथ दो काज करती है ये काम। इसमें इसे हम मिशन स्वच्छता में चला रहे हैं। दूसरी बात, अभी मैंने 4 स्कूलों में रख दिया है पिछले साल, एक छतरपुर स्कूल में, वसंत कुंज स्कूल में, फतेहपुर बेरी में, और एक मैदानगढ़ी के स्कूल में। अब मैं ईश्वर से भी प्रार्थना कर रही हूँ, अपने स्पॉन्सर से भी प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे कुछ पैसा आए जिससे मैं 30 बायो कंपोस्ट कलेक्टर बना सकूं, और 15 में रखूं अपने यहाँ पर साउथ दिल्ली में, और 15 में ईस्ट दिल्ली में भी रख के आ सकूं। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। बाकी ईश्वर की मर्जी होगी तो सब कुछ हो जाएगा। बाकी हिट एंड ट्रायल से काम करते रहते हैं हम। ओवर टू यू मैम। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके पीछे आपके पास कुछ वैज्ञानिक भी होंगे, कुछ एनवायरनमेंट के नॉलेज वाले लोग होंगे जो आपको मदद करते होंगे इस तरह के काम में। मैम मैं आपको बता दूं, मैंने एमएससी बॉटनी कर रखा है, एमफिल इन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, और बीएड। मैं खुद ही वैज्ञानिक हूँ। मेरे जो क्लासमेट हैं वो कहीं कहीं जो है प्रोफेसर है, कोई प्रिंसिपल है लखनऊ में, कहीं कहीं एरियाज में, मैं उनसे डिस्कस करती रहती हूँ। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, बॉटनी डिपार्टमेंट का ग्रुप, 1988 बैच के हम स्टूडेंट्स हैं। तो उनके साथ भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ, कुछ मुझे चाहिए होता है तो, और वो मुझे हेल्प करते हैं, ब्रेन वाइज हेल्प करते हैं। बाकी यहाँ पर इतने मेरे जानकार नहीं हैं, बट यहाँ पे हमें मदद करते हैं डिजाइनिंग करने में। लाइक अगर मैं कर रही हूँ कि कितने कब्जे लगाए जाएं, कैसे किया जाए, वो भी हमारे एक मिस्टर आशुतोष त्रिवेदी हैं जो रिलेशन में मेरे ब्रदर इन लॉ लगते हैं, वो भी मुझे बहुत मदद करते हैं। टाइम टू टाइम विद्यांजलि के अंदर जो सामान होते हैं डिफरेंट स्कूलों तक पहुंचवाना, उसमें वो मदद करते हैं। अशोक शर्मा जी, वो बहुत ही मददगार है। जैसे ही मैं कोई कार्यक्रम करके आती हूँ, तुरंत उसकी न्यूज बना करके 5-7 अखबारों में भेज देते हैं। तो एक आदमी के करने से ये संस्था नहीं चल सकती। संस्था को चलाने के लिए कम से कम 10 स्ट्रॉन्ग पिलर चाहिए होते हैं, और वो हमेशा रहते हैं। दिखती भले ही रेणु शर्मा है, पर पीछे से स्ट्रॉन्ग पिलर खड़े हुए हैं। जी। और बिल्कुल सही सैनी कहा साहब हैं। आपने। जी, सैनी साहब हैं जिन्होंने कम से कम 800 850 पोयम स्टोरीज पढ़ी बच्चों की, और उनको सैग्रीगेट करके उसमें से 25 निकाली, फिर उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाला। ये बहुत बड़ा टास्क है, ये बहुत बड़ा टास्क है। तो ये सब मिस्टर सत्यपाल सैनी ने किया। तो अकेली रेणु शर्मा कुछ नहीं कर सकती, चाहे भाड़ नहीं फोड़ सकती, ये सब मिलके करते हैं, टाइम टू टाइम बिल्कुल अपना सही। रोल प्ले करते हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने रेणु जी। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है, तभी एक जी संस्था चलती है। और जी अगर मैं महिलाओं की बात करूं, महिलाओं को तो छोड़ दीजिए, मैं अगर व्यक्तिगत रूप से आपकी बात करूं, तो जी। इतनी दूर तक चलने में पैरों में छाले तो जरूर आए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं है। मैं एक मन में मोटिवेशन रहता है, पैरों की छाले भूल जाते हैं। पैरों की छाले कभी, जब आपको आगे से आता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आज आज मैं अगर किसी को भी फोन मिलाती हूँ, स्टेटस पे देखती हूँ
मेरे स्टेटस को रोज 140 150 लोग देखते हैं, मैं क्या कर रही हूँ। और जब मैं उनसे कभी बात कर रही होती हूँ, उनका पहली बात यही होती है, मैम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अनजान आदमी भी मुझे बोल रहा होता है, जो कि मुझे कभी वंस इन अ ब्लू मून मिला था। तो वो जो एक ताकत है, वो जो एक शक्ति है शाबाशी की, मोटिवेशन की, उससे हर जख्म पूरा हो जाता है, भर जाता है, और फिर नई ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है मैम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात आपने कही। और रेणु जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, इस दुनिया में आए हो, कुछ साथ नहीं जाना, बचा बचा के मत रखो। इतनी साड़ियां, इतना स्वेटर, इतने कपड़े तुमने बचा के रखे हुए हैं, जो नहीं पहनते हो दान दो, उनको दान करो। और पैसा भी उतना ही बचा के रखो जितना तुम्हारे काम का है, बाकी दान करो, उनको इस्तेमाल करने दो जो। और जब आप दान करोगे ना, तो उनके चेहरे की जो खुशी है, वो आपको इतनी खुशी दे जाएगी जो पूरी जिंदगी में आपने नहीं देखी होगी। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि बचा के कंजर्व मत करो चीजें, निकाल के देते जाओ, देते जाओ। उतने ही 4 जोड़ी 6 जोड़ी कपड़े रखो जो पहनने के हैं, अंदर की रखी हुई साड़ियां सब निकाल दो, सूट सब निकाल दो, कम कपड़ा करो और दूसरों को दान दो। और इसी तरह से खाने में भी, जितना आप बनाते हो, हफ्ते में एक दिन थोड़ा खाना बनाओ, अपनी गली में गरीब औरतों को, गरीब बच्चों को बांटो, थोड़ा थोड़ा, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। जरूरी नहीं है कि आपने एक बड़ा पतीला भर के बनाना है, थोड़ा सा भी खाना बांटोगे, थोड़ी सी भी चीजें बांटोगे, आपको बहुत सुकून होगा। तो दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने आपके लिए लिखा है कि आप एक शानदार शख्सियत हैं। तो बिल्कुल सही, दान करने से ही कल्याण होगा, ऐसा सुरेंद्र भाई साहब ने लिख के भेजा है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि अपनी जरूरत को हमें कम करना चाहिए और लोगों की जरूरत किस प्रकार हम पूरी कर सकें, थोड़ा सा हमारा दायित्व बनता है और हमें अपने दायित्व का निर्वहन जरूर करना चाहिए। रेणु शर्मा जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी संस्था को वो सारी चीजें उपलब्ध हों और जितना कुछ ईश्वर ने आपके लिए सोचा है उससे ज्यादा आपको मिले। और हम सब की दुआएं, हम सब का की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार आप समाज की सेवा करते रहें। और धीरे धीरे कारवां एक दिन में नहीं बनता, बनता जाता है। तो आपका कारवां बनेगा, बढ़ेगा, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आपके भविष्य की उज्जवल कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू मैम। रेणु शर्मा जी से हम मुलाकात कर रहे थे और उनसे बहुत सारी हमने बातें की। उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। अगली बार फिर नई शख्सियत के साथ रूबरू होंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।